Dear students, very good morning to you all. Hope that you all quite fit and fine and doing hard work. मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ में ये कह सकता हूँ कि आप सभी बच्चे घरों में खूब मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, लेट अस मूव, चलते हैं। जो हमारा लेसन है उसके ऊपर वर्क करते हैं। और लेसन है बेटा हमारा दिस वन बायोमॉलिक्यूल्स। जो बायोमॉलिक्यूल्स है, इस बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर अगर आपको ध्यान होगा, जो पिछला वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया था उसमें मैंने आपको जितने भी हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं उनको हमने कैसे करके क्लासिफाई किया था, चाहे वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बेस मान करके, चाहे वो प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस को बेस मान करके हमने क्या किया था, प्रोटीन को कैटेगराइज किया था। एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई जो फाइब्रस प्रोटीन्स हो गया, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हो गया, उनको हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बेस मान करके कैटेगराइज किया था। एंड द सेकंड वन, अगर मान लो मैं सिंपल प्रोटीन की बात करता हूं या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की बात करता हूं या डिराइव्ड प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूं, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट और हाइड्रोलिसिस वाला जो टॉपिक था उसके ऊपर हमने प्रोटीन को कैटेगराइज किया था। ठीक है बेटा, यस एंड नो, पिछला वीडियो ये था। आज बेटा मैं जो कंसेप्ट आपके पास लेके आया हूं, दिस वन ऑल्सो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट है बेटा हमारे पास, इसे मैं लिखूंगा यहाँ पे, लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन्स है बेटा, इनका जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर वर्क करेंगे। अच्छा, जो प्रोटीन्स है बेटा, इन प्रोटीन के अंदर, इनके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है बेटा, कोई भी जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, उस प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर भी होता है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होता है। सो लेट अस मूव वन बाय वन, हम स्टार्ट करते हैं। और जो पहले नंबर का जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा, दिस वन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो हम लिखेंगे बेटा, या मैं लिख देता हूं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर, पहला जो स्ट्रक्चर बना उसे नाम दिया प्राइमरी स्ट्रक्चर। अच्छा, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, वो हमें क्या बताता है? प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो हमें जो अमीनो एसिड्स हैं, उन अमीनो एसिड्स की जो सीक्वेंस होती है, कैसे करके अमीनो एसिड एक सीक्वेंस में अरेंज होता है, उनकी जो लिंकिंग है उसके बारे में आइडिया देता है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। देखो भाई, आपको ध्यान होना चाहिए, जो प्रोटीन है, इसे प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो केमिकली जो प्रोटीन्स होते हैं वो अपने आप में कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है बेटा, ऑफ किसका? अमीनो एसिड का। दैट्स व्हाई जो प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, कोई भी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अंदर जो बेसिक यूनिट होगी, वो बेसिक यूनिट किसकी होगी बेटा? अमीनो एसिड की होगी। तो इसके अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं उनका क्या है? सीक्वेंस है। तो यहां लिखूंगा बेटा, इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर of proteins, there is sequence of amino acids in one or more polypeptide chains of a protein। ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या बोला कि जो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या था? प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अ प्रोटीन। जो पॉलीपेप्टाइड चेन है प्रोटीन की, उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं, उन अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस बनती है, उस सीक्वेंस को हम जहां डिराइव करते हैं या डिफाइन करते हैं, दिस वन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। किसके नाम से जाना जाता है बेटा? प्राइमरी स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। अगर मैं इसे ड्रॉ करूं बेटा, लाइक दिस वन, जैसे मान लो यहां मैंने ले लिया बेटा दिस वन NH, और NH के बाद आएगा लाइक दिस वन CH हो गया, ये R हो गया, ये H हो गया,
यहाँ आएगा C डबल बॉन्ड O आ गया बेटा, ठीक है। इसके बाद अगेन ये NH हो गया, ये C हो गया, ये R हो गया, ये H हो गया, ठीक है बेटा। इसके बाद अगेन C डबल बॉन्ड O हो गया, ये N के साथ में H आ गया, ये C हो गया, ये R हो गया, ये H हो गया, ये अगेन C डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ से आगे लिंकिंग दिखा रहे हैं और यहाँ से आगे लिंकिंग को दिखा रहे हैं। अगर मान लो आप एक अमीनो एसिड को लिखते हैं तो ये कार्बन होता है, इस कार्बन के यहाँ पे मान लो आपने H लिखा, यहाँ R लिख दिया, और यहाँ आपने NH2 लिखा, यहाँ COOH ग्रुप लिख दिया बेटा। तो इधर वाला पार्ट आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो NH2 को मैंने क्या लिख दिया, NH लिख दिया, CHR हो गया और CO, ठीक है। फिर अगर NH लिखूंगा तो CHR और फिर C डबल बॉन्ड O, फिर अगर NH लिखा है तो उसके बाद CHR हो गया और फिर C डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है, और इस अमीनो एसिड की अगर मैं बात करूं तो इस अमीनो एसिड के अंदर ये अपने आप में एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर आप देखेंगे कि जो अमीनो एसिड्स हैं, ये अमीनो एसिड्स की क्या बनी हुई, सीक्वेंस बनी है। याद रखेंगे कि जब अमीनो एसिड पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड में चेंज होते हैं, जब उनके अंदर कंडेंसेशन होता है तो उनके अंदर आप देखेंगे एक बॉन्ड आपको यहाँ दिख रहा है, दिस वन इज कॉल्ड, ये जो बॉन्ड NHCO बॉन्ड है, ये जो NHCO बॉन्ड है, इसे कलेक्टिवली क्या नाम दिया जाता है बेटा, दिस वन इज कॉल्ड, इसे बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, इसे नाम देते हैं बेटा। क्या नाम देते हैं बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड इसे बोला जाता है। बहुत क्लियर है बेटा, ध्यान देंगे। कंसेप्ट क्या है बेटा कि जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है, वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस जो प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स की जो उनके जो फंक्शंस होते हैं या बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी होती है उसको डिटरमिन करती है। तो यहां लिखूंगा मैं, द सीक्वेंस ऑफ amino acids in the proteins determine the functions and biological activity of proteins। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिए कि जो अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है वो क्या डिटरमिन करती है कि उसका फंक्शन, प्रोटीन का फंक्शन, और उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसको क्या करती है, डिटरमिन करती है। कौन करती है, दिस वन द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड। बहुत क्लियर है बेटा। कंसेप्ट क्या है कि 1953 में साइंटिस्ट आए, फ्रेडरिक संगर नाम से साइंटिस्ट आए, और इन्होंने सबसे पहले जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था इसको डिटरमिन किया। जो फ्रेडरिक संगर हुए 1953 में, इन्होंने जो प्रोटीन था उस प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसको डिटरमाइन किया। किसके अंदर बेटा, इन द इंसुलिन। इंसुलिन के अंदर इन्होंने जो हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था उसको डिटरमिन किया। ठीक है बेटा। कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर मान लो मैं इसका इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं, होता क्या बेटा कि अगर मान लो जो प्राइमरी चेन है, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इस प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर अगर मान लो अमीनो एसिड की जो चेन बनती है उसमें अगर मान लो एक भी अमीनो एसिड का सीक्वेंस अगर चेंज हो जाएगा या चेंज अगर होता है तो ड्रेस्टिकली जो एंटायर प्रोटीन होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें ट्रिमेंडस चेंज देखने को मिलता है। क्या बोला गया कि भाई जैसे मान लो हम कंसेप्ट देते हैं लाइक दिस वन, जैसे मान लो हमने लिखा नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ध्यान से सुनेंगे बेटा, जिसमें 574
अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस होती है। ठीक है बेटा, जैसे मान लो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं, लाइक दिस वन, वेलाइन हो गया, स्टीडाइन हो गया, ल्यूसाइन हो गया, थ्रियोनाइन हो गया, प्रोलाइन हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, लाइसाइन हो गया। दिस वन इज, ये जो सीक्वेंस मैंने बनाई है, द सीक्वेंस फॉर नॉर्मल हीमोग्लोबिन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ये वेलाइन, स्टीडाइन, ल्यूसाइन, थ्रियोनाइन, प्रोलाइन, ग्लूटामिक एसिड एंड लाइसाइन, ये ऐसे करके क्या बन गई है, इसका अरेंजमेंट बन गया। अगर मान लो यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज हो गया, वेलाइन हो गया, स्टीडाइन हो गया, ल्यूसाइन हो गया, थ्रियोनाइन हो गया, प्रोलाइन हो गया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया वेलाइन हो गया, अगेन यहाँ लिख दिया ग्लूटामिक एसिड हो गया और लाइसाइन हो गया। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें बेटा, इन दोनों को कंपेयर करो, द फर्स्ट वन, ये अपने आप में, ये द फर्स्ट वन इज, दिस वन इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन। और अगर इसमें मान लो यहाँ पे एक स्मॉल सा चेंज आ गया, एक जो अमीनो एसिड है उस अमीनो एसिड के अंदर ग्लूटामिक एसिड की जगह पे यहाँ वेलाइन आ गया बेटा। जैसे ही यहाँ वेलाइन आया तो वेलाइन आते ही जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन था उसके अंदर ट्रिमेंडस ड्रेस्टिकली चेंज आ गया, और जो पूरा प्रोटीन था उसकी प्रॉपर्टीज में क्या आ गया, चेंज आ गया। और अब ये अपने आप में नॉर्मल हीमोग्लोबिन न होकर के ये अपने आप में कैसा हो गया, दिस वन डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे बेटा इसे आप, ये इतना जो बनेगा, ये वाली जो सीक्वेंस बनेगी, ये वाली, दिस वन डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन किसकी बन जाएगी बेटा, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन को क्रिएट करेगा, और जिसे कि बेटा हम क्या बोलते हैं, दिस वन इज सिकल सेल और एनीमिया के नाम से ये जाना जाता है। सिकल सेल हीमोग्लोबिन में से बोला जाता है। समझ रहे हैं बेटा आप, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो जो अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस बनी है, अगर उस अमीनो एसिड के सीक्वेंस में अगर एक भी अमीनो एसिड अपनी पोजीशन से चेंज हो जाता है, तो जो पूरा प्रोटीन होता है उस प्रोटीन के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें एक ड्रेस्टिकली ट्रिमेंडस जिसे हम बोलते हैं वो चेंज देखने को मिलता है। जैसे नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेंजेस टू द डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, और जैसे ये डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन में गया मतलब सिकल सेल एनीमिया को क्रिएट कर रहा है। ठीक है बेटा, जैसे नो, तो ये था बेटा हमारे पास, दिस वन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। नोट करो बेटा इसे आप। नाउ लेट अस मूव, अब चलते हैं बेटा, इसके बाद हम चलेंगे एंड दिस वन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आप लिखेंगे बेटा नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है बेटा, देखेंगे इट गिव्स एन आइडिया in which the polypeptide chain या chains are folded or arranged, folded or arranged in this way to give the shape or configuration, shape or configuration to the protein मॉलिक्यूल। ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या बोला गया
It gives an idea in which the polypeptide chains are folded or arranged in this way that to give the shape or configuration to the protein molecule. जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इस प्रोटीन मॉलिक्यूल को शेप देना, इस प्रोटीन मॉलिक्यूल को पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन देना, वो किसके कारण हो रहा है? जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके अंदर फोल्डिंग आती है या वो ऐसे करके अरेंज होता है। ठीक है बेटा, अरेंजमेंट हो गया या उसके अंदर फोल्डिंग आ रही है, जिसके कारण वो इस प्रोटीन को क्या देता है कि शेप देता है। ठीक है बेटा, या एक कन्फिग्रेशन देता है। एक्चुअल में होता क्या है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर कि जितने भी हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं या जो पॉलीपेप्टाइड की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर दो चीजें आपको देखने में मिली कि उनके अंदर NHCO बॉन्ड की प्रेजेंस होती है बेटा, या जिसे हमने क्या नाम दे दिया, दिस वन इज कॉल्ड, कि इनके अंदर भाई क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ इनके अंदर क्या होता है बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है इट हैज टेंडेंसी टू क्रिएट, इसके अंदर क्या टेंडेंसी होती है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करने के कारण इसके अंदर कॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, और कॉइलिंग स्टार्ट होने के कारण या ये स्पाइरल वे में चला जाता है। ठीक है बेटा, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन थी, अब उसके अंदर कॉइलिंग या वो स्पाइरल वे में क्या होगी, चेंज हो गया। दैट्स व्हाई ये क्या बनेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, जिसके कारण प्रोटीन को एक शेप या कन्फिगरेशन मिलता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनते हैं उसके दो टाइप बनते हैं। एक को नाम दिया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, और दूसरे को नाम दिया जाता है, दिस वन इज बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे बेटा, हमारे पास दो स्ट्रक्चर बने। द फर्स्ट वन इज अल्फा हेलिक्स हो गया, द सेकेंड वन विच वन इज कॉल्ड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर के नाम से जाने जाते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर समझ में आ गया, जहां जो प्रोटीन है उसको क्या मिलेगी, शेप मिलेगी या कन्फिग्रेशन। कितने टाइप बने बेटा इसमें, अल्फा हेलिक्स बना, सेकंड वन बीटा प्लेटेड। किसके कारण हो रहे हैं, क्योंकि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है जिसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कॉइलिंग होती है या स्पाइरल वे में ये चेंज होता है। नाउ लेट अस मूव, हम चलते हैं तो फर्स्ट वन विच वन इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो हम लिखेंगे बेटा द फर्स्ट वन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अच्छा, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है बेटा, यहां लिखेंगे बेटा इन दिस स्ट्रक्चर देयर इज हाइड्रोजन between peptide bonds, that is करके लिख देंगे NHCO bond which causes there is coiling, and to obtain the spiral structure, which is called अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो किसके नाम से जाना जाता है बेटा, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। क्या बोला गया कि भाई जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है इसमें जो पॉलीपेप्टाइड जो पेप्टाइड चेन है या NHCO बॉन्ड है, उसे NHCO बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसमें कॉइलिंग आ जाती है, और जिसके कारण वो कौन से स्ट्रक्चर में चला जाता है, स्पाइरल स्ट्रक्चर में चला जाता है। और वही जो स्पाइरल स्ट्रक्चर बनता है वो किसके नाम से जाना जाता है,
अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली क्या है कि यहां लिखेंगे बेटा, द हेलिक्स स्ट्रक्चर इज always is always right-handed अरेंजमेंट। ठीक है, ध्यान से सुनिए कि जो हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है बेटा, जो अल्फा हेलिक्स जिसे नाम दिया जा रहा है, वो अपने आप में हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट हैंडेड अरेंजमेंट वाला होता है। कैसे करके राइट हैंडेड अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, थोड़ा आप इस कंसेप्ट को समझिए। आप यहां ध्यान देंगे बेटा, लाइक दिस वन, कि ये हमारा राइट हैंड है, इस राइट हैंड में ये हमारी थंब है, इस थंब को हम ऐसा मानते हैं कि ये एक एक्सिस है। ठीक है बेटा, और जब हमने इस एक्सिस को ऐसे लिया तो अपनी फिंगर को अगर मैं कर्ल करता हूं तो जो हेलिक्स की रोटेशन की डायरेक्शन बनती है वो एक्सिस के ऐसे करके बनती है। ये एक्सिस ऐसे ले लिया और ये जो हेलिक्स है उसकी रोटेशन ऐसे करके बनती है। इस तरीके से हम इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसलिए इसे क्या बोला जाता है कि जो हेलिक्स बनता है उसके अंदर राइट हैंडेड अरेंजमेंट होता है। मतलब थंब को हमने एक्सिस मान लिया और जो हेलिक्स होता है वो उसे एक्सिस के चारों तरफ कैसे करके घूमता है, राइट हैंडेड। मतलब जैसे जो कर्ल हो रहा है हमारे पास, जो फिंगर्स हैं जो कर्ल हो रही हैं, बिल्कुल उसके जैसा हम इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अभी मैं ड्रॉ करता हूं फिर आपको क्लियर होगा। ठीक है बेटा, तो राइट हैंडेड अरेंजमेंट है। इसके अंदर क्या होता है, इसे हम एक नाम और भी देते हैं, या इसका जो आइडिया दिया, एन आइडिया अबाउट अल्फा हेलिक्स was given by Linus Pauling in 1951। सबसे पहले इसका जो आइडिया दिया वो लिनस पाउलिंग ने दिया। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया लिनस पाउलिंग ने दिया। इन्होंने क्या किया कि भाई क्या बताया कि जो हमारे पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो हेलिक्स होता है वो राइट हैंडेड अरेंजमेंट के अंदर होता है। ठीक है बेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे लिखेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 3.613 हेलिक्स स्ट्रक्चर। किसके नाम से जाना जाता है ये, 3.613 हेलिक्स स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय 3.613 हेलिक्स स्ट्रक्चर? कि अगर कोई 13 मेंबर्ड रिंग है, कोई पॉलीपेप्टाइड है, और उसके अंदर अगर मानो 13 मेंबर्ड रिंग है, तो उसके अंदर जो कॉइलिंग हो रही थी, जो स्पाइरल वे में उसके अंदर जो मूवमेंट आपको दिख रहा था, जो एक टर्न होगा, हर एक कॉइलिंग के अंदर जो एक टर्न होगा, उस टर्न पे 3.6 क्या होंगे, अमीनो एसिड होंगे 13 मेंबर्ड रिंग के अंदर। 13 मेंबर्ड रिंग है और उसमें जो एक टर्न बनेगा उस टर्न पे 3.6 अमीनो एसिड क्या होते हैं, ऑक्युपाई करते हैं। तो वो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं। इसमें हम एक चीज और लिखेंगे कि द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस के कारण जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या बनती है, स्टेबिलिटी बनती है। तो ध्यान देंगे, यहाँ जो मेन पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे बनते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर था। ठीक है बेटा, जिसके कारण कॉइलिंग या स्पाइरल वे में ये चेंज होता है, ये अल्फा हेलिक्स के नाम से जाना जाता है। ये अपने आप में राइट हैंडेड अरेंजमेंट का बनता है। इसके बारे में आइडिया लिनस पाउलिंग ने दिया 1951 में। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको 3.613 हेलिक्स स्ट्रक्चर भी इसे बोला जाता है। एवरी एंड ईच टर्न पे 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा। और इसकी जो स्टेबिलिटी है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल बनता है, दिस वन इज कॉल्ड, उसे नाम दिया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी उतना ज्यादा वो जो अल्फा हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। सो लेट अस मूव। अब मैं इसके स्ट्रक्चर्स जो है वो ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। अब देखिए आप इसको क्या चीज है इसके अंदर, कि जैसे मान लो
ये बेटा ऐसे करके ड्रॉ कर दिया हमने। ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये हमें किसको दिखा रहा है, जो डायरेक्शन है ऑफ एक्सिस वो दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है कि जो रोटेशन है, रोटेशन ऑफ हेलिक्स, जो हेलिक्स है उसके रोटेशन को ये दिखा रहा है। ठीक है बेटा, या इसी को थोड़ा और ज्यादा मैं चेंज करके लिखता हूं, ऐसे करके ड्रॉ करता हूं। ठीक है बेटा, ऐसे करके बना दिया हमने ये। इसमें क्या चीज है कि ये कार्बन हो गया डबल बॉन्ड O, और ये नाइट्रोजन हो गया, और ये H, कॉइलिंग हो रही है, और कॉइलिंग के कारण ये स्पाइरल वे में चला गया। जो NH CO बॉन्ड है इनके बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये हमने क्या कर दिया, H बॉन्ड को दिखा दिया। चाहो तो इसे 1, 2 और 3 के द्वारा दिखा दो। यहाँ पे मान लो ये NH है, ये C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा दिया। ये C डबल बॉन्ड O है और ये NH बॉन्ड है, ऐसे करके दिखा दिया। या यहाँ ये C डबल बॉन्ड O, ये NH हो गया, और ये ऐसे करके ध्यान देंगे बेटा। यहाँ पे मान लो ये N हो गया, ये H हो गया, आगे बनाएगा। C डबल बॉन्ड O हो गया। ये कोई ये नहीं कि भाई N के बाद C आएगा, C के बाद N आएगा, ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं। कॉइलिंग हो रही है तो कहीं भी ये अरेंज हो जाएगा। लेकिन इतना याद रखिए, NH और CO के बीच ही क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मान लो ये NH हो गया, इसके ऊपर भी बनेगा। या मान लो ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ ये N हो गया और ये H हो गया, ये ऐसे करके बॉन्ड बना दिया। या यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो गया, ये NH हो गया, ये ऐसे करके आपने क्या कर दिया, इसके अंदर क्या दिखा रहे हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखा रहे हैं। या थोड़ा एक और अगर मैं मान लो यहाँ ड्रॉ कर दूँ, C डबल बॉन्ड O और ये ऐसे। तो ये क्या बोलना चाह रहा कि एवरी ईच टर्न पे कितने अमीनो एसिड होंगे, 3.6 अमीनो एसिड। मतलब कुछ इसके जो ये ऐसे घूम रहा है, कुछ पार्ट इसका यहाँ भी चला जाएगा, इधर भी हो गया। ऐसे करके आप इससे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। या अगर आप इसे बनाना चाहते हैं लाइक दिस वन, तो यहाँ बेटा हमारे पास क्या आ गया, ये कार्बन हो गया, इस कार्बन के साथ में R ग्रुप आ गया, ये H आ गया, यहाँ बॉन्ड बनेगा। ठीक है बेटा, CHR के बाद यहाँ आएगा लाइक दिस वन, C डबल बॉन्ड O ग्रुप आएगा। C डबल बॉन्ड O के बाद आएगा बेटा दिस वन NH। ठीक है, CHR के बाद CONH, फिर इसके बाद आएगा C हो गया, यहाँ H ले लो और यहाँ पे R ले लो, और यहाँ अगेन ऐसे करके बॉन्ड बना देंगे। अगर आप यहाँ देखें बेटा, ठीक है बेटा, ये जो चीज़ मैंने तैयार की है, ये हमारे पास ये पॉलीपेप्टाइड को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। पॉलीपेप्टाइड मैंने आपको सिखा दिया, बार बार यही बता रहा हूँ कि जिसमें सबसे किनारे से अगर स्टार्ट कर दें तो NH हो गया, NH के बाद CHR हो गया, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O बनेगा। वही चीज़ हम आगे क्या करते हैं, यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। मान लो CHR यहाँ पे आ गया, तो इससे पहले क्या होगा, NH होगा, यहाँ पे NH होगा, CHR हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, NH हो गया। यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो एंगल बनते हैं वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 1 1 इतना डिग्री का बन गया, 111 का। यहाँ बनता है 118.5 डिग्री का बनता है, यहाँ 119.5 डिग्री का बनता है। यहाँ जो एंगल बनता है 116 डिग्री का एंगल बनता है। ये हमारे पास जो है एक जो पेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है, जो किसको शो कर रहा है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है बेटा, यस एंड नो, इतना सभी बच्चों को ध्यान में रहना चाहिए। ये नोट करो आप फटाफट। अब बेटा क्या चीज है
यहाँ थोड़ा सा एक चीज मैं और दिखाता हूँ। यहाँ बेटा हमारे पास जो एमाइड ग्रुप है या जो पेप्टाइड बॉन्ड जिसे मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लो मैं पेप्टाइड बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये पेप्टाइड बॉन्ड आपको यहाँ दिख रहा है बेटा, दिस वन इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है लाइक दिस वन, अगर मान लो आपने ये N हो गया, ये ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया, इधर आपने H ले लिया, ये ऐसे बना दिया, ये C हो गया, डबल बॉन्ड करके O बना दिया, और ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, यहाँ इसे नाइट्रोजन के पास क्या होता है, जो लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टोटल नंबर में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, 2 ने बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पे इतना याद रखेंगे कि अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, तो ऐसे केसेस के अंदर इसके अंदर रेजोनेंस होती है बेटा। तो रेजोनेंस होगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मूव करके ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे जाएगा। दैट्स वाई अगर आप यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया वो, और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा। इतना याद रखो, इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स है। उनमें से क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया। कार्बन को देने के बाद क्या हुआ, इस पे इलेक्ट्रॉन 4 बचेंगे। देखो 1 2 3 एंड 4, 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करके आगे जाएगा। दैट्स वाई यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये O, और यहाँ पे अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया बेटा, ये ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7। दैट्स वाई यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड को आप आगे दिखा दो। नाइट्रोजन अगर टेट्रावैलेंसी को शो करा, वैसे नाइट्रोजन जो है वो ट्राईवैलेंट है, लेकिन टेट्रावैलेंसी कोवैलेंसी बोला जाता है बेटा इसे। कोवैलेंसी अगर नाइट्रोजन दिखा रहा है, मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन की 4 पॉसिबल है। दैट्स वाई कोवैलेंसी अगर इसने बनाई तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ओनली इन दैट कंडीशन वेयर नाइट्रोजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म टोटल नंबर ऑफ 4 बॉन्ड्स। उस कंडीशन में इसके ऊपर क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ जो है रेजोनेंस है। इसका मतलब जो NH और CO बॉन्ड है, यहां हम बोलेंगे रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड, यहां कोई भी रोटेशन नहीं होगी। मतलब ये दोनों के दोनों NH और CO बॉन्ड जो है ये घूम नहीं सकता है। अगर आप इसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्डेड कैरेक्टर आ रहा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्डेड कैरेक्टर के कारण जो हमारे पास ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बना, उस पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर रोटेशन क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं। बट यहाँ रोटेशन पॉसिबल होती है, कहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रही है, यहाँ क्या लिख दिया था हमने, इसके अंदर क्या है, दिस वन रेजोनेंस। ठीक है बेटा, इसलिए यहाँ क्या पॉसिबल नहीं है, रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अब ध्यान देंगे, रोटेशन बनती है यहाँ पे, रोटेशन कहाँ बनेगी वो मैं आपको दिखाता हूं। सो वी हैव, यहां जो रोटेशन बनती है बेटा लाइक दिस वन, या हम ड्रॉ करते हैं, यहां लिया हमने लाइक दिस वन, ये CH हो गया, ये R हो गया, और CH के बाद जो ग्रुप आता है वो C डबल बॉन्ड O, इसके बाद ये छोड़ दिया। CH से पहले जो ग्रुप आता है दिस वन, ये NH हो गया, और ये ऐसे करके हमने इसे ऐसे करके छोड़ दिया। मतलब NH हो गया, CH R हो गया, C डबल बॉन्ड O। अगर आप इसे आगे ले जाओ तो इसके बाद क्या बनेगा, CO के बाद फिर दोबारा से क्या आएगा, यहाँ NH, और NH से पहले जो ग्रुप आएगा वो क्या आएगा बेटा, दिस वन C डबल बॉन्ड O। ये ऐसे वाला ग्रुप हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ध्यान देंगे, ऐसे करके लिख दिया। यहाँ बेटा जो ये वाला ग्रुप है, CHR वाला ग्रुप है, यहाँ जो एंगल बनता है और यहाँ जो एंगल बनता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस वाले एंगल को नाम दिया जाता है, इसे बोला जाता है ये साई एंगल है, और ये वाला फाई वाला एंगल है। और इन दोनों पे यहाँ हम बोलेंगे कि देयर इज, यहाँ हम क्या लिखेंगे, देयर इज रोटेशन पॉसिबल। यहाँ रोटेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ कहीं भी इन दोनों के बीच में डबल बॉन्डेड कैरेक्टर नहीं बनेगा। डबल बॉन्डेड तो यहाँ आएगा, यहाँ पॉसिबल नहीं है रोटेशन, यहाँ रोटेशन पॉसिबल नहीं, लेकिन रोटेशन यहाँ पॉसिबल है।
और ये जो रोटेशन पॉसिबल है, यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था इंडियन बायो फिजिस्ट, जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रामाचंद्रन। दैट्स वाई यहाँ ये जो दो एंगल बने बेटा जिनमें रोटेशन पॉसिबल है, जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, रामाचंद्रन, इसलिए इस एंगल को क्या नाम बोल दिया, दिस वन रामाचंद्रन एंगल के नाम से ये जाना गया। रामाचंद्रन एंगल्स जो बने हैं, ठीक है, जो साई है और जो फाई है वो क्या बना रहा है, ये क्या दिखा रहा है, रामाचंद्रन एंगल को शो कर रहा है। तो आशा करता हूँ बेटा ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ किया, जिसमें पहले वाला पार्ट जो बना अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर था बेटा, बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कॉइलिंग हो रही है, स्पाइरल स्ट्रक्चर बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी स्टेबिलिटी अल्फा हेलिक्स की उतनी ज्यादा होगी। इसे हमने 3.613 हेलिक्स स्ट्रक्चर भी इसलिए नाम दिया क्योंकि 13 मेंबर रिंग में जो एक टर्न बनेगा उस टर्न पे 3.6 अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं। तो आशा करता हूँ बेटा आज जो कंसेप्ट आपको करवाया गया, जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बना, उसके अंदर जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाला जो स्ट्रक्चर बना, यहाँ तक आपको बहुत क्लियरली समझ में आया। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू, खूब मेहनत करते रहे।